बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार बिहार को एक और महत्वपूर्ण तोहफा देने जा रही है। जी हां, एमएसएमई मंत्रालय ने बिहार में 5 नए टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। जब खबर के अनुसार ये सेंटर बिहार के अलग अलग जिलों में खोले जाएंगे, जिनमें राजगीर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा और सारण जिले शामिल है। इन टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर का संचालन जमशेदपुर स्थित इंडस्ट्रियल डिजाइन और टेक्नोलॉजी रिसर्च के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में इस बात की जानकारी दी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये कदम बिहार में उद्योगों की विकास की दर को बढ़ाने और फिर वहां की स्थानीय उद्यमियों को नई तकनीकी जानकारी और फिर उपकरण प्रदान करने में मदद करेगा। खास करके इसे राजगीर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा और सारण जिले के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार अब उन शिक्षकों को पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता लाभ देने पर विचार करेगी। ये निर्णय बिहार विधान परिषद में लिया गया, जिससे नियोजित शिक्षकों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा मंत्री ने विश्वविद्यालयों द्वारा अनियमित भुगतान के मामलों पर भी चर्चा की और फिर वित्त विभाग के साथ मिलकर के इसके समाधान के लिए एक अलग ऑडिट टीम भेजने का निर्देश दिया है। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार का जो भी पैसा बकाया है उसे वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। वहीं पर नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम नियोजित शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, जो लंबे समय से पूर्व कार्यों के लाभ और फिर अनियमित भुगतान की समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसे शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त होगा। बिहार विधान परिषद में नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता मिलेगा। दोस्तों किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अब पुलिस कर्मियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव किया है, जिससे करीब 1,10,000 पुलिसकर्मी और फिर अधिकारी लाभान्वित होंगे। सरकार ने चिकित्सा अनुदान में बढ़ोतरी कर दी है। कैंसर, किडनी और फिर लीवर प्रत्यारोपण यानी कि लीवर ट्रांसफर के लिए मिलने वाले अनुदान अब 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। घुटने और हिप प्रत्यारोपण के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये राशि साल 2023 से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को और फिर साल 2024 से बिहार पुलिस के परिचारी संवर्ग के कर्मचारियों और फिर परिजनों के लिए लागू होगा। दोस्तों बिहार के वातावरण में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार का न्यूनतम तापमान सबसे कम डेहरी में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर राजधानी में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न शहरों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। जहाँ शाम 6 से 8 बजे के बीच तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस गिर जा रहा है। रात 10 बजे के बाद तापमान काफी गिर जा रहा है। सुबह 8 बजे तक वातावरण में काफी ठंड रह रही है, जब उसके बाद धूप में थोड़ी गर्माहट महसूस की जा रही है। आपको बता दूं कि रात 10 बजे के बाद वातावरण ठंडा होने पर लोगों को खुले में रहने पर ठंडा का एहसास हुआ है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम के प्रति सावधान रहे। राजधानी पटना की हवा में आर्द्रता 68% रिकॉर्ड किया गया। मधुबनी बिहार का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा है, वहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों बिहार में अंडा बेचने वाले के बेटे ने कमाल कर दिया है, पहले प्रयास में जज बन गया। आपको बता दूं कि बिहार के औरंगाबाद जिले के छोटे से गांव शिवगंज के रहने वाले आदर्श कुमार ने कमाल कर दिया है। जब बिहार लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं कि आदर्श के पिता अंडे और फिर फल बेच करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब कड़ी मेहनत और फिर लगन से आदर्श ने यह सफलता हासिल की है और परिवार और फिर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। बेटे की इस सफलता से मां काफी खुश हैं। जब इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। आदर्श ने बताया है कि उनके पिता ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें पढ़ाया है और उन्हें दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की।
दोस्तों बिहार के गया जिला के चंदन कुमार ने बीपीएससी परीक्षा 2024 में 9वां स्थान हासिल किया है। यह 36 वर्षीय चंदन दाहिने हाथ और फिर दाहिने पांव से विकलांग है। वह पिछले 12 साल से पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। 24 साल की उम्र में उन्हें नौकरी मिल गई थी। उन्होंने अपना लक्ष्य बड़ा रखा और इसे पाने के लिए वह मेहनत करते रहे। जब बिहार के गया के कोयरीबाड़ी के रहने वाले चंदन कुमार ने बताया है कि वह साल 2012 में गया के पोस्टल डिपार्टमेंट में पहली बार चयनित हुए थे। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने बीपीएससी की तैयारी जारी रखी। चंदन कुमार ने यह भी बताया है कि यह सफलता उन्हें तीसरी बार में मिली है। इससे पहले साल 2021 में बीपीएससी 67वीं परीक्षा में 13 नवंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी बार साल 2022 में 68वीं बीपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू में 2 नंबर से पीछे रह गए। आखिरकार उन्हें सफलता इस साल मिली जब 69वीं बीपीएससी में उन्होंने 9वां रैंक हासिल करके अपने राज्य, जिला और परिवार का नाम रोशन किया है। दोस्तों बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल इस चुनाव में राजद का गर्व कहे जाने वाले बेलागंज सीट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में आरजेडी ने जहां बेलागंज के सांसद और फिर बिहार सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे को टिकट दिया था, वहीं पर जदयू ने मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। यह चुनाव नतीजे आने के करीब 1 हफ्ते बाद भी सुरेंद्र यादव अपने बेटे की हार पचा नहीं पा रहे हैं। शनिवार को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बेलागंज से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अगर मुझे बेलागंज से हरा देंगे तो मैं सांसदी से त्यागपत्र देकर के राजनीति ही छोड़ दूंगा। दरअसल इन दिनों बिहार की राजनीति में एक राजद सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र और धनबल का जमकर के उपयोग किया गया। एक छोटे कस्बा बेलागंज में भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक उतर गई, प्रशासन की पूरी फौज उतार दी गई। ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। कांग्रेस और अटल बिहारी वाजपेयी के राज में फेयर इलेक्शन होता था, लेकिन अब तो पुलिस की गुंडागर्दी चलती है या फिर रुपए की बरसात की जाती है। दोस्तों बिहार विधानसभा में नौकरियों की भरमार निकली है। कम से कम 150 से भी ज्यादा पदों पर नौकरियां निकली है अलग अलग पदों को लेकर के। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा गार्ड, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर ऑफिसर, ऑफिस अटेंडेंट, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, असिस्टेंट डिप्टी जूनियर क्लर्क, रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट, शॉर्ट हैंड क्लर्क, लाइब्रेरी अटेंडेंट, गार्डनर, क्लीनर और फर्रास सहित कई पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य उम्मीदवार 13 दिसंबर 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट विधानसभा.bis.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 13 दिसंबर 2024 है। एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2024 है। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वेबसाइट है बिहार विधान परिषद.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। होम पेज पर दिए गए एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें, लॉगिन करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपनी जानकारी के साथ लॉगिन करें। उसके बाद फॉर्म भरें। जब मांगी गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भर दे फॉर्म में, या फॉर्म सबमिट कर दे, उसके बाद आवेदन पत्र जमा कर दे। भविष्य में आपको इसके लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा, तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। टाइगर यानी कि बाघ प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के कैमूर जिले में दूसरा बाघ अभयारण्य खुलने जा रहा है। ऐसे में टूरिस्ट बाघ के दीदार के लिए यहां आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ऐसे में कैमूर जिले में दूसरा बाघ अभयारण्य खुलना पर्यटकों के लिए सोने पर सुहागा है। जब बिहार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। जब मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि बाघों के संरक्षण के लिए बिहार की सबसे बड़े वन जीव अभयारण्य कैमूर के जंगलों को बाघ अभयारण्य बनाने का बना प्रस्ताव अंतिम चरण में है। बिहार को जल्द ही कैमूर जिले में अपना दूसरा बाघ अभयारण्य मिलने जा रहा है। कैमूर के जंगलों में बाघों के अलावा कई जंगली जानवर भी हैं जिनके लिए भी अच्छा आवास स्थान होगा। कैमूर टाइगर रिजर्व स्थापित करने का आंदोलन 2018 में शुरू हुआ था। इस रिजर्व के बाघ संरक्षण और फिर जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पूरी उम्मीद है। अपने हरे भरे जंगलों, नदी प्रणालियों और समृद्ध वनस्पतियों के साथ ये पर्यटकों को भी खासा आकर्षित करता है।
दोस्तों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मार देने की धमकी मिली है। धमकी देने वालों ने आखिरी 24 घंटे की मोहलत दी है। जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया है, इसमें कहा गया है कि 24 घंटे में तुम्हारी जान ले लेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है, जब हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए, तुम्हारे गार्ड भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तुम्हें लॉरेंस भाई और फिर उनकी टीम की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। ये बात पप्पू यादव को धमकी देने वालों ने कही है। आपको बता दूं कि एक पाकिस्तानी नंबर पर से ये धमकी दी गई है और नंबर है +923360968377। इस नंबर से धमकी दी गई है जो पाकिस्तान का है। धमकी देने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 7 सेकंड का धमाके से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सांसद के मोबाइल पर भेजा है। इस मैसेज के बाद से पूर्णिया में सांसद के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पर सांसद पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया में ही है, जहां उनके आवास और फिर कार्यालय में सुरक्षा काफी चाक चौबंद है। यह सिक्योरिटी मशीन से चेकिंग के बाद से ही किसी को भी अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मैं धमकियों के बावजूद भी लोगों से मिल रहा हूं। यह धमकी देने वालों ने फोन पर कहा कि आज रात 2 बार तुम बचे हो। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए हर बार मरने को तैयार हूं। ये कहना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने कहा है कि देश को बांटने वाली ताकतों से लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं हूं, मैं लड़ने और फिर मरने वाला हूं। दोस्तों ठंड और गर्मी की छुट्टी लेकर के सरकार ने के पाठक के एक और आदेश को बदल दिया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार प्रचंड गर्मी और फिर कड़ाके की ठंड पड़ने पर अब जिलों के डीएम स्कूलों में छुट्टी करने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र होंगे। इसके साथ ही स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टी की तारीख का भी ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। छुट्टी में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क और फिर प्रोजेक्ट वर्क शिक्षकों को देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने बिहार में स्कूलों की छुट्टी को लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया है। शिक्षा विभाग के नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक के कई फैसले को पलट दिया है। पूर्व एसीएस के पाठक पहले गर्मी और फिर ठंड की छुट्टियों में भी स्कूल खोलने के निर्देश दे रखा था, लेकिन अब कड़ाके की ठंड में स्कूल बंद रहेंगे। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी खुद तापमान देख करके फैसला लेंगे। इसी प्रकार गर्मी की छुट्टी की तारीखें भी जल्द घोषित होगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने शिक्षकों से कहा कि छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क और प्रोजेक्ट दे। आपको बता दें कि के पाठक ने स्कूलों की छुट्टियों और फिर समय को लेकर के कई नए नियम बनाए थे, जो उनके नियमों पर खूब हंगामा हुआ था। मामला विधानसभा तक पहुंच गया था। इस मुद्दे पर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद कहना पड़ा था कि उनके समय में स्कूल 10 से 4 बजे तक चलते थे। फिर भी के पाठक ने स्कूलों का समय नहीं बदला था, जब पाठक ने गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल खोले रखा था। उन्होंने सालों से चली आ रही गर्मी की छुट्टियों की परंपरा को बंद करके नए नियम लागू कर दिया था अपने से। दोस्तों बिहार में जमीन मापी को लेकर के एक खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन को के लेके ई मापी के लिए आवेदन के देकर के समय पर शुल्क जमा न करने की स्थिति में आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा, जहां इसके लिए 2 महीने का समय दिया जाएगा। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये निर्देश शनिवार को जारी कर दिया गया है। यह बैठक में ई मापी पोर्टल पर और 4 नए विकल्प देने का निर्णय लिया है। रैयतों को मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की सुविधा दी गई है, जब परंतु सरकारी भूमि न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विधि व्यवस्था से संबंधित मामले एवं लोक शिकायत निवारण में पारित आदेश के मामलों में मापी शुरू करने के बारे में स्पष्ट निर्देश देने का अभाव था। अब ई मापी पोर्टल पर इन 4 के बारे में भी विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा ई मापी को भू अभिलेख पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों बिहार की जहानाबाद की अदालत में एक व्यक्ति ने घुस करके जज पर पत्थर फेंक दिया। इस घटना से न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, जब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा की उस वक्त पोल खुल गई जब एक शख्स ने एक्साइज 1 के जज के कोर्ट में घुस करके पत्थर फेंक करके हमला कर दिया। अचानक हमले में लोग हैरत में पड़ गए। वहां पर उपस्थित सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से उस शख्स को पकड़ लिया गया है, जब उसे स्थानीय नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। नगर थाने की पुलिस शख्स से पूछताछ करने के साथ मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल जहानाबाद व्यवहार न्यायालय स्थित एक्साइज 1 के जज पुष्पम कुमार झा अपने कोर्ट में बैठ करके मामले की सुनवाई कर रहे थे। उसी समय एक शख्स अंदर घुस करके पत्थर फेंकने लगा। पत्थर आसन की ओर जा गिरा। गनीमत ये रही है कि जज को कोई भी गंभीर चोटें नहीं लगी है। दोस्तों बिहार के हर गांव में अब खेल मैदान बनाया जाएगा। सिपाही और अग्निवीर की तैयारी के लिए ट्रैक भी बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में कुल 6067 खेल मैदानों के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। मनरेगा से इन खेल मैदानों का निर्माण होगा। फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल समेत कई खेलों के लिए मैदान तैयार किए जाएंगे। सिपाही और अग्निवीरों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। जी हाँ, एक खेल मैदान में लगभग 9 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे। पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में लगभग 6 अरब
647 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कि 647 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दूं कि बिहार के कुल 8053 पंचायतों में कम से कम एक खेल मैदान मनरेगा से बनाया जाएगा। वर्तमान में अभी 82% पंचायतों में ही खेल मैदान के लिए जगह उपलब्ध हो पाई है। 2408 पंचायतों में खेल मैदान अभी नहीं चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दूं कि वैशाली में 144, बेगूसराय में 131, भोजपुर में 144, नालंदा में 151, सारण में 214, पश्चिमी चंपारण में 208, मुजफ्फरपुर में 261, गोपालगंज में 167, दरभंगा में 229 खेल मैदान बनेंगे। वहीं पर सीतामढ़ी में 196, पटना में 236, सुपौल में 135, सिवान में 228, सहरसा में 111, कटिहार में 194, पूर्णिया में 194, समस्तीपुर में 293, अररिया में 192, मधेपुरा में 152, औरंगाबाद में 153, गया में 307, रोहतास में 323 खेल मैदान का निर्माण होगा। वहीं पर खगड़िया में 53, शिवहर में 25, मुंगेर में 52, बक्सर में 12, शेखपुरा में 38, अरवल में 52 और जहानाबाद में 69 खेल मैदान चिन्हित किए गए हैं। वहीं पर बिहार के 9 जिलों में पंचायतों की संख्या से अधिक खेल मैदान चिन्हित किए गए हैं। जी हाँ, जमुई में 152, नवादा में 183, कैमूर में 147, भागलपुर में 243, किशनगंज में 129, पूर्वी चंपारण में 409, मधुबनी में 401, लखीसराय में 80 और बांका में 194 खेल मैदान चिन्हित किए गए हैं। दोस्तों, नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के आए दिन विरोध दर्ज करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दूं कि चुनावी मौसम में उन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। डॉक्टर नवल किशोर यादव ने भी चिंता जताई थी कि विशेष शिक्षक के रूप में योग्यता परीक्षा पास करने के बाद भी केवल बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को ही वरीयता मिलती है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को वरीयता लाभ की समीक्षा करने की तैयारी में है। यह मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वरीयता प्रणाली नियम आधारित है और फिर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सरकार नियुक्त शिक्षकों को वरीयता देने के मामले पर संवेदनशीलता से पूर्ण विचार करेगी। इस कदम का उद्देश्य शिक्षक नियुक्तियों में निष्पक्षता को लेकर के चिंताओं को दूर करना है। वहीं पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल किए गए 42 फर्जी शिक्षकों के बारे में मुद्दा उठाया था। दोस्तों, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित कृषि यंत्र मेले का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक ये मेला किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आपको बता दूं कि इस उद्घाटन अवसर पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये मेला सरकार की किसान हितैषी नीतियों का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने बताया है कि किसानों को इस मेले में 50% की छूट के साथ आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किसानों से अपील की है कि वे इस छूट का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार से राज्य सरकार को हर संभव सहायता मिल रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास तेज हुए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बातचीत की है। आगे उन्होंने बताया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में भी उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। दोस्तों, पैक्स के चुनाव में लोकसभा विधानसभा चुनाव जैसी चुनावी रंजिश की खबरें सामने आ रही है। चुनावी रंजिश में दो पक्षों में हिंसक झड़प का एक ऐसा ही मामला बिहार के औरंगाबाद से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पैक्स चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद खैराबिंद पैक्स के दो प्रत्याशियों और फिर उनके समर्थकों में जमकर के हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों में जमकर के लाठी डंडे चले। झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालात गंभीर बताई जा रही है। दोनों का औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले को लेकर के दोनों पक्षों द्वारा स्थानीय थाने में एक दूसरे के खिलाफ दो अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। औरंगाबाद मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया है कि भरथौली गांव में पैक्स चुनाव को लेकर के दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। मामले में दोनों पक्षों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सुरंजीत सिंह, उनका भाई मंजीत सिंह और फिर अन्य लोग शामिल है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर के अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे और कई बार नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने चिराग पासवान पर जुबानी हमला भी बोला था। समय बदल गया और बीजेपी के पहल के बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच संबंध बेहतर होते चले गए और इसका नतीजा भी दिखा। चिराग पासवान ने जब लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ने की घोषणा की
तब पशुपति पारस ने इसका विरोध किया, लेकिन एनडीए ने, जिसमें नीतीश कुमार की भी रजामंदी थी, हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दी और नीतीश कुमार ने भी हाजीपुर जाकर के चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार किया, जो चिराग पासवान की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। बात यही नहीं रुकी, नीतीश कुमार ने भी पशुपति पारस पर से दूरी बनाई, जिसका नतीजा है कि चिराग पासवान को बंगला मिलना। नीतीश कुमार से जब संबंध बेहतर हुए, चिराग पासवान कई बार मुख्यमंत्री आवास गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। खास बात यह रही कि नीतीश कुमार ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अब जब चिराग और नीतीश कुमार के बेहतर संबंध होते जा रहे हैं, तब माना जा रहा है कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच किसी सीट को लेकर के मामला ना फंसे, ये भी बेहतर संबंध की वजह से ही हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दो क्षेत्रीय पार्टी है और दोनों का अपना अलग जनाधार है। जब दोनों एक साथ नजदीक आएंगे और बेहतर रिश्ते होंगे, तो फिर जमीन पर एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच भी अच्छा मैसेज जाएगा। दोनों नेताओं की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। जब एक साथ रहेंगे तो फिर इसका असर बीजेपी पर भी पड़ेगा और फिर बीजेपी भी दबाव में रहेगी। दरअसल चिराग पासवान दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं और 2025 में तेजस्वी यादव के युवा चेहरे के बराबर चिराग पासवान को प्रचार के लिए आगे आकर के महागठबंधन पर दबाव भी बनाया जा सकता है, खास करके युवा वोटरों पर। चिराग पासवान की वजह से जो वोट 2020 में जेडीयू से छिटक गए थे, खास करके पासवान सवर्ण वोटरों को जेडीयू को मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसका फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को भी मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ लवकुश और फिर अति पिछड़ा वोटर भी नीतीश कुमार की वजह से ही चिराग पासवान को मिल सकता है। दोस्तों, दिल्ली दंगों के आरोपी और देशद्रोह के केस में जेल में बंद शर्जील इमाम का परिवार एक बार फिर से चर्चा में है। शर्जील इमाम जेल जाने के बाद पहली बार परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान दिखी है। ये मुस्कान किसी और ने नहीं बल्कि शर्जील इमाम की चचेरी बहन और फिर जहानाबाद की बेटी फरहा निशात ने दी है। दरअसल फरहा बीपीएससी की ओर से ली गई 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर ली है। इस सफलता के बाद वे जज बनेगी, जहां उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ साथ पूरा जहानाबाद गर्व का अनुभव कर रहा है। फरहा विशेष करके महिलाओं और फिर युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। बताया जा रहा है कि फरहा की प्रारंभिक शिक्षा काको में हुई है, जहाँ उनकी माँ अब अकबरी खातून गृहिणी है और फिर पिता निशांत अख्तर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त है, यानी कि रिटायर्ड है। फरहा ने कलेक्ट परीक्षा पास करने के बाद हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर से 2018 में कानून की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में लॉ क्लर्क रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया और न्यायिक प्रक्रिया को करीब से देखा, करीब से समझा। इसके बाद उन्होंने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। फरहा अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और फिर बहनों और छोटे भाई बहनों को देती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है महिला संवाद यात्रा। उनकी नई यात्रा पर राजनीति भी जोरों पर है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने इसे लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पिछली यात्राओं से कुछ नहीं हुआ तो फिर इस बार भी कोई फायदा नहीं होगा। जब बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे समस्याओं को कोई भी समाधान नहीं निकला। जब प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम चाहे कोई भी यात्रा कर लें लेकिन कुछ नहीं होगा। यह नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की थी, लेकिन उससे बिहार के लोगों की समस्याओं का कितना समाधान हुआ। जब उन्होंने आगे कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जनता का सबसे अधिक विश्वास तोड़ा है। 30 वर्षों से बिहार में लालू और फिर नीतीश का ही शासन रहा है, लेकिन इन 30 वर्षों में ना तो बिहार से गरीबी कम हुई, ना पलायन रुका, ना बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सुधरी और न ही रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से सवाल करते हुए पूछा है कि आप किस समाधान या फिर विश्वास की बात कर रहे हैं। प्रसाद किशोर ने स्पष्ट कहा कि जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है कि यात्रा में भीड़ दिखेगी। लोग पैसे के बल पर और फिर जाति के नाम पर इकट्ठा होंगे, लेकिन इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। काठ की आंधी बार बार नहीं चलाई जा सकती है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार की विभिन्न गाँव में जाकर के लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही वे ये भी बता रहे हैं कि कैसे वर्षों से बिहार की जनता के साथ सभी सरकारों ने धोखा किया है। आगामी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जल्द ही बिहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कृषि यंत्रीकरण मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर किसी का नाम लिए हुए लालू राबड़ी और विपक्षी सांसद दलों पर जमकर के निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ जो हो रहा है वो मेरा किया हुआ है। जब पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था आप लोग भी देख लीजिए। जहाँ आप लोगों की उम्र कम है, लेकिन पता कर लीजिए और फिर आप लोग भी भूलिएगा नहीं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। जब पहले कुछ नहीं था, हमने मेला लगाने का काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, सब कुछ हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले आरजेडी ने बिहार के लिए क्या काम किया था, इसका पता कर लीजिए। 2005 के नवंबर में हम सरकार में आए थे, जहाँ उससे पहले कुछ काम हुआ था क्या? कृषि रोड मैप शुरू कराया, एक एक काम अच्छे से हुआ। महिलाएं कितने अच्छा से काम कर रही है। पत्रकारों के द्वारा ये पूछे जाने पर कि आपका काम बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है क्या? इस सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अरे कैसे नहीं आता है, जब आज तक कोई कुछ किया है या शुरू से हम लोग काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब बिहार के अंदर खेती किसानी का कितना काम होने लगा है। ये सब तो हमारे आने के बाद मशीन लगाना शुरू हुआ और फिर विकास का काम शुरू हुआ है। बिहार सरकार द्वारा जून तक 5,500 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। जहां इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल जाएगी। आपको बता दो कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना का ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना से अब तक 2978 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जा चुका है। इन बैंकों में कृषि यंत्रों की संख्या 15,497 है, जिस पर 341 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। सहकारिता विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत बिहार के जिन पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे, उन पैक्सों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जिला सहकारिता पदाधिकारी से मांगी गई है। इस योजना से जनवरी तक ज्यादा से ज्यादा पैक्सों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य पैक्सों में कृषि बैंक स्थापित करना है, जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ मिल सके। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वह विधानसभा में अपने मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट को छूकर के चर्चा में आ गए हैं। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी विपक्ष के एक सवाल पर सरकार की योजना की जानकारी दे रहे थे। अशोक चौधरी हाथ में एक खास ब्रेसलेट पहने हुए थे, जिसमें रुद्राक्ष लगा हुआ था। यह रुद्राक्ष चौधरी के बोलते समय हिल रहा था। इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इस ब्रेसलेट पर पड़ गई। तब वे पीछे पलटे और अपने हाथ ब्रेसलेट की ओर बढ़ा दिया और इसे छूने लगे। सीएम नीतीश कुमार का ये अंदाज देख करके मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जब थोड़ी देर में वे अपनी बात खत्म करके बैठ गए और नीतीश से बतियाने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है, जहाँ यूजर्स इस पर जमकर के मजे ले रहे हैं। वो अलग अलग अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि हर बार अलग अंदाज में नजर आते हैं सुशासन बाबू। किसी ने लिखा है कि क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो दूसरे यूजर ने जवाब दिया है कि फिर बार बार मत देखो जी। प्रशांत किशोर ने शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिन शिक्षकों को लाठी से मारा जाता है, बार बार मारा जाता है, वही शिक्षक नीतीश को वोट देते हैं। फिर से आपको बता दें कि पीके यानी कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शिक्षकों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर के राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर रही है और लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों और फिर वोट डालते समय सही निर्णय लें। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अगर किसी सरकार ने शिक्षकों को सबसे अधिक सताया है तो वे नीतीश कुमार की सरकार है। उन्होंने शिक्षकों से सवाल किया है कि जब सरकार उनके हितों के खिलाफ है और पटना के डाक बंगला चौराहा पर लाठियां चलती है, तब भी शिक्षक उसी सरकार को वोट क्यों देते हैं। जब उन्होंने शिक्षकों को आगाह करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि वे अपनी आवाज बुलंद करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जब प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर जाति और फिर धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय शिक्षक अपनी समस्याएं भूल जाते हैं और जाति धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर अपने अधिकारों के लिए गुहार लगाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे इस चक्र से बाहर निकलें और अपने हक के लिए एकजुट हों।
दोस्तों, कांग्रेस ने विधानमंडल में पेश सीएजी रिपोर्ट को लेकर के सरकार के कामकाज पर उंगली उठाई है। जब कांग्रेस ने कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि बिहार की एनडीए सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। जी आपको बता दूं कि कैग की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के आंकड़े शेयर किए गए हैं। जी हाँ, जिसमें बताया गया है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं के 2016-17 से 2021-22 तक 69,790 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। इसमें विभाग केवल 48,047 करोड़ रुपए की खर्च कर पाया। 21,743 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। एक और बिहार सरकार पैसे नहीं खर्च कर पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। यहाँ तक कि डॉक्टरों और फिर पैरामेडिकल स्टाफ की भारी संख्या में कमी है, जिसकी वजह से अब विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन और शिशिर कौंडलिया ने अलग अलग बयान जारी करके कहा कि सीएजी रिपोर्ट बताती है कि बिहार में डॉक्टरों के आधे पद खाली हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है, अस्पतालों में जरूरी दवाएं तक उपलब्ध नहीं। विभाग की लापरवाही की वजह से अस्पतालों में जांच के लिए लगाई गई मशीनें बर्बाद हो रही है। जब बिहार में रोजाना इलाज के अभाव में कई लोगों की जान जा रही है और सरकार गरीबों की मौत का जश्न मना रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके बाद छात्रा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 2025 में होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए 29 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ साथ स्टूडेंट भी BSCB डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की आधिकारिक वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर के अपने डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर डमी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पर स्कूल के प्रधान को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और फिर 12वीं डमी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए अपने यूजर ID और फिर पासपोर्ट का उपयोग करना होगा। इसके अलावा BSCB मैट्रिक और फिर इंटर परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों के उनके रजिस्टर्ड मोबाइल और फिर ईमेल ID पर बोर्ड द्वारा डमी एडमिट कार्ड जारी करने और फिर उसमें सुधार के लिए मैसेज और ईमेल भी भेजा जाएगा, ताकि बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के छात्र अपने डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे और फिर उसमें कोई गलती हो तो फिर स्कूल के प्रधानाध्यापक से सुधार कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी द्वारा मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दूं कि ये मांग राजद द्वारा एनडीए के मजबूत गढ़ मिथिलांचल में सेंध लगाने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी ने इस मांग को उठा करके 2025 चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको बता दूं कि ये कदम एनडीए के नेताओं को बैकफुट पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एनडीए पहले ही मैथिली भाषा में संविधान की परिस्थिति को लेकर के अपनी उपलब्धि गिनाने में लगा हुआ था। या दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि राजद की सहयोगी पार्टी है, उस मुद्दे पर दूरी बनाती हुई दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि मिथिला की भाषा, संस्कृति और खान पान अलग है, लेकिन इस पर अध्ययन की आवश्यकता है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी राबड़ी देवी की मांग को राजनीतिक बयान करार दिया है। जानकारी के मुताबिक मिथिलांचल की राजनीतिक महत्व को देखते हुए ये मुद्दा बेहद अहम हो गया है। गंगा के उस पार स्थित मिथिलांचल में 12 लोकसभा और करीब 120 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से अधिकांश पर एनडीए का कब्जा है। 2020 विधानसभा चुनाव में मिथिला में पिछड़ने के कारण महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो तेजस्वी यादव द्वारा मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाने की ये घोषणा और फिर राबड़ी देवी की इस मांग से राजद ने 2025 चुनाव के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। यह एनडीए की प्रक्रिया इस पर नजरें टिकी हुई है। दोस्तों, नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के आए दिन विरोध दर्ज करते हुए नजर आते हैं। बिहार के अलग अलग सरकारी विद्यालयों में जूनियर इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया के दौरान 9 अभ्यर्थियों को जालसाजी मामले में पकड़ा गया है। इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान फर्जी डिग्री देने और प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़ा गया है। सचिवालय थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहाँ इनमें से 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। वहीं दस्तावेज सत्यापन के दौरान पहले ही कई अभ्यर्थियों ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उनके दस्तावेज जाली है। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए 2019 के विज्ञापन के जरिए फिर एक बार जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 महीनों के अंदर बीपीएससी को अभ्यर्थियों की नई सूची जारी करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जहां इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और फिर 29 और 30 नवंबर को आयोग कार्यालय में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कर रहे हैं।
जी हाँ, अब ग्लास ब्रिज देखने के लिए आपको राजगीर नहीं जाना पड़ेगा। जब बिहार में ही अब ग्लास ब्रिज फिर से बनने वाली है बिहार के सहरसा में। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले चाइना में ग्लास ब्रिज बना है। जब चाइना देश के बाद भारत ही एक ऐसा देश है, और भी भारत के बिहार राज्य है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है। जी हाँ, अब बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज बना है, लेकिन अब बिहार के राजगीर के बाद अब सहरसा में भी ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। ये बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दूर दराज के बिहार के लोग राजगीर जाते थे ग्लास ब्रिज देखने के लिए, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें सहरसा में ही ग्लास ब्रिज में घूमने का मौका मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहरसा में राजगीर की तरह बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सहरसा जिले की प्रसिद्धि मत्स्य गंधा झील के विकास के लिए 97 करोड़ रुपए और फिर कैमूर जिले में करमचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब विकसित करने के लिए 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। जब मत्स्य गंधा झील में राजगीर के बाद राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। जब सम्राट चौधरी ने उत्तर और फिर दक्षिण बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुल 147 करोड़ से अधिक की राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया है। जब सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि पर्यटन सुविधाओं और फिर संरचनाओं के विकास से दोनों जिलों में स्थानीय लोगों को हस्तशिल्प, होटल, परिवहन जैसे क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सम्राट चौधरी ने आगे बताया है कि केंद्रीय सहायता की राशि से मत्स्य गंधा झील परिसर में गोलाकार ग्लास ब्रिज, घाट, टॉयलेट ब्लॉक, फूड कोर्ट और पार्किंग, म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट एंड साउंड शो और सेल्फी पॉइंट जैसी 22 आकर्षक संरचनाएं विकसित की जाएगी। आपको बता दें कि सहरसा विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि उन्होंने मत्स्य गंधा झील के सौंदर्यीकरण के लिए काफी प्रयास किया है, जिसका नतीजा आज सामने आया है। उन्होंने अपनी चुनावी वादा में मत्स्य गंधा झील के सौंदर्यीकरण को रखा था। आज उनका ये संकल्प पूरा हुआ है। जिले वासियों की ओर से सहरसा के मत्स्य गंधा को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को उन्होंने धन्यवाद दिया है।